आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल हमारी आवाज़ में। मौजूदा वक्त में जैसे ही दहशतगर्दी का जिक्र होता है, ISIS के आतंक का चेहरा सबके सामने आ जाता है। इराक से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान तक अपनी दहशतगर्दी से लोगों का कत्लेआम करने वाला ISIS भारत में भी अपने पैर जमाना चाहता था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी और मुसलमानों की बेदारी की बदौलत सरकार ने भी इस बात को माना कि IS इस मामले में नाकाम रहा। आज हमारी आवाज़ में बात इसी मुद्दे पर करेंगे और देखेंगे कि आखिर दुनिया भर में आतंक का चेहरा बने ISIS को क्यों भारत में अपने पैर जमाने में दिक्कत हुई और कैसे यहाँ के मुसलमानों ने बेदारी दिखाते हुए और होशियारी दिखाते हुए ISIS के मंसूबों को नाकाम कर दिया। IS यानी दहशत का ऐसा नाम जो इंसानी कत्लेआम करने में जरा भी हिचक नहीं खाता। जब भी ISIS की तस्वीरें टीवी पर दिखती है तो दिल दहल जाता है। ISIS दुनिया में सबसे खौफनाक आतंकी संगठन के रूप में सामने आया। दुनिया भर में इस्लामी निजाम को आम करने का दावा करने वाला IS इस्लाम की बातों को ही नहीं मानता। पिछले कई बरसों से इराक और सीरिया में इंसानी जानों का कत्ल करने वाले इस संगठन की कोशिश रही कि दुनिया में ऐसे मुल्कों पर हमले किए जाए जो इराक और सीरिया की जंग में इराक और सीरियाई हुकूमत की मदद कर रहे हैं। हालांकि कई शहरों पर ISIS को जबरदस्त हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इराक और सीरिया के कई इलाकों में अभी भी उसकी पैंट नजर आती है। खुद को खलीफा कहने वाले ISIS के चीफ अबू बकर अल-बगदादी की कई बार मरने की खबरें आई और वक्त वक्त पर मीडिया में सुर्खियां बनी, लेकिन सच अभी तक भी सामने नहीं आ पाया कि बगदादी मारा गया है या फिर अभी वो जिंदा है। दुनिया भर में पिछले कई बरस के दौरान कई ऐसे हमले हुए हैं जिनमें कई लोग मारे गए और इनमें ISIS का हाथ था। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में भी लगातार IS के निशाने पर लोग रहे और यहां उसका खून खराबा जारी रहा। भारत में भी लगातार IS मॉड्यूल की खबरें आती रही और पिछले 2 से 3 बरस के दौरान NIA की तरफ से कई संदिग्धों को इस आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। इसके साथ साथ NIA की तरफ से ये कहा गया कि इनका लिंक ISIS से है और भारत के लिए इनको बड़ा खतरा बताया गया। इस तरह की खबरों ने भी लगातार जोर पकड़ा कि सीरिया या इराक से जारी हुए वीडियो में भारतीय नजर आए हैं और खुफिया एजेंसियों ने उनकी पहचान भी की है। IS दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी बड़ा खतरा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, क्योंकि IS की तरफ से भारत को धमकी भी दी गई और अक्सर जम्मू कश्मीर में IS के झंडे हाथों में लेकर भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले लोगों की तस्वीरें भी दिख जाती है। इस सब के बीच लगातार ये बातें भी होती रही कि क्या चंद लोगों के IS की हिमायत मुतासिर होने से हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा जाना चाहिए, या फिर जिन आरोपियों को IS के साथ जुड़े होने के शक में पकड़ा गया, क्या वो वाकई इस हद तक पहुंच चुके थे कि भारत में वो एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार ये कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भारत में है, फिर भी ISIS देश में पैर नहीं जमा सका। राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर भी ये बात कही थी। भारत
देखा जाए तो मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम जनसंख्या इतनी बड़ी होने के बावजूद ISIS आज तक भारत में अपना पैर नहीं जमा पाया है। आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध फोकस्ड कार्रवाई के कारण हमने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इंडियन मुजाहिदीन के 5 ऑपरेटिव्स को NIA स्पेशल कोर्ट द्वारा कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। इससे स्वाभाविक है कि उनकी कमर टूटी है। इसी तरह केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की एजेंसीज के बेहतर कोऑर्डिनेशन के कारण हमें ISIS के खतरे को कंट्रोल करने में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि IS को देश में पैर जमाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये भी सच है कि एजेंसियों ने कई संदिग्धों की गिरफ्तारी पिछले कुछ सालों में IS के नाम पर की है। हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक NIA के न सिर्फ IS को लेकर छापे पड़े, बल्कि आरोपियों पर भी आज तक मुकदमे चल रहे हैं। IS का खतरा क्यों भारत को ज्यादा है, ये समझने के लिए वो वीडियो भी देखना जरूरी है जिसमें IS ने बाबरी मस्जिद, कश्मीर, गुजरात और मुजफ्फरनगर की घटनाओं का बदला लेने की बात कही थी। हम इस अजीम खिलाफत, इस मुबारक ज़मीन और इस आला इज़्ज़त को छोड़कर उस गलीस, उस घटिया कुफरी जमहूरी निज़ाम के तहत जीने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन तलवार लेकर आएंगे, तुम सबको ज़बह करने आएंगे। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे। हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। इस वीडियो में 2 दहशतगर्दों की पहचान आजमगढ़ के युवकों के तौर पर करने का दावा किया गया था। पिछले कुछ सालों में ISIS के कई आतंकियों की खबर आती रही। खबरें यहाँ तक भी आई कि कुछ संदिग्ध लड़ने के लिए भारत से सीधे सीरिया जा रहे हैं। करीब 45 से ज़्यादा ऐसे आरोपियों को अलग अलग शहरों से पकड़ा भी गया, जिनका सीधा संपर्क सीरिया से होने का दावा किया गया। इन्हीं में से एक मुख्य आरोपी का केस दिल्ली के वकील फिरोज खान लड़ रहे हैं। वो NIA की सभी बातों को सही नहीं मानते। फिरोज कहते हैं कि ये बात सच हो सकती है कि कई आरोपी IS से जुड़े सोशल मीडिया पेज पर एक्टिव थे। एजेंसियों को ऐसे सबूत भी मिले हैं, लेकिन ये आरोपी इसलिए ही इन पेजों को देखते थे कि वो वारदात को अंजाम दे सके, या फिर वो सिर्फ इनको जानने के लिए देखते थे। ये साबित अब तक भी नहीं हो पाया है। वो इस बात को भी कहते हैं कि IS से जुड़े किसी भी केस में अब तक तेजी से कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक भी ये सभी केस अपने शुरुआती चरण में ही है। जहाँ तक एविडेंस की बात है, टेंजेबल एविडेंस या कोजेंट एविडेंस का या लीगली एडमिसेबल एविडेंस की बात है, तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है हमें। हर चीज़ जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीफोन का लोकेशन, फ़लाँ ने फ़लाँ से बात की, फ़लाँ मस्जिद में मीटिंग अटेंड की, लखनऊ में मीटिंग अटेंड की, टेलीफोन का इनका लोकेशन बता रहा है कि उस रोज़ ये लखनऊ में थे, टेलीफोन का लोकेशन बता रहा है कि इस देवबंद में थे। सिर्फ यही सब अगर एविडेंस है तो फिर यही एविडेंस है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। ISIS से जुड़े ज़्यादातर मामले कोर्ट में चल रहे हैं और इनकी तस्वीर कब तक साफ होगी इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। लेकिन ये बात सच है कि इंटरनेट पर IS से जुड़ी साइट्स को देखना और इनमें दिलचस्पी दिखाना यकीनन कई नौजवानों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मुस्लिम तबका और मुस्लिम दानिश्वर ISIS के हिंदुस्तान में होने को महज एक प्रोपेगेंडा मानते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। ISIS को लेकर कई बार खबरें आईं और कई आरोपियों को ISIS से संपर्क रखने के इल्ज़ाम में पकड़ा भी गया, लेकिन मुस्लिम दानिश्वर इस पूरे मामले को महज एक प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। आखिर क्यों, आइए देखते हैं। हैदराबाद समेत कई शहरों से हुई IS के संदिग्धों की गिरफ्तारी को लेकर
NIA ने कहा था कि डिजिटल रिकॉर्ड्स, जब्त हुए हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों के साथ साथ गवाहों के बयानों से इन इकबालिया बयानों की पुष्टि होती है कि उनका ताल्लुक IS से रहा है। एजेंटों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि IS युवाओं को लुभाने के लिए जो तरीके अपनाता है वो इतने प्रभावी होते हैं कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के युवा भी उनके झांसे में आ जाते हैं। ऐसे में भारत के कई युवाओं पर भी इसका असर हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 28 दिसंबर 2014 को बेंगलुरु के पोश MG रोड इलाके में स्थित चर्च स्ट्रीट पर कोकोनट ग्रो रेस्टोरेंट में हुए धमाके में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद 30 साल के बेंगलुरु निवासी आलमजेब आफरीदी को गिरफ्तार किया गया था और एजेंसियों ने कहा था कि चर्च स्ट्रीट में हुआ धमाका भारत में इस्लामिक स्टेट के हमले का पहला मामला हो सकता है। हालांकि IS कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे पाता, इससे पहले एजेंसियां इतनी ज़्यादा सतर्क रही कि कम से कम भारत में दहशत फैलाने में IS को कामयाबी नहीं मिल पाई। इस सब के बीच मुस्लिम दानिश्वर इस मामले में अपनी बातों को रखते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि भारत का मुसलमान देशभक्त है। हाँ, कुछ लड़के भटक सकते हैं, लेकिन इससे हर किसी को शक की निगाहों से देखना ठीक नहीं। मुस्लिम दानिश्वर ये भी सवाल करते हैं कि जिन आरोपियों को IS के शक में गिरफ्तार किया गया वो अभी तक भी साबित नहीं हो पाया है, और अभी जब तक मुकदमा पूरा नहीं हो जाता उससे पहले ये भी नहीं कहा जा सकता कि वाकई इन लोगों का IS से कोई ताल्लुक था भी या नहीं। IS की मुखालफत में हिंदुस्तान भर में प्रदर्शन भी हुए। मुसलमानों की कई बड़ी तंजीमों ने हमेशा IS को न सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने वाली तंजीम करार दिया, बल्कि दुनिया ने देखा कि भारत के उलेमाओं ने IS के खिलाफ फतवे भी जारी किए। ऐसे में मुस्लिम दानिश्वर सवाल उठाते हैं कि सिर्फ कहीं हवा बनाने की कोशिश तो नहीं की गई, क्योंकि पहले भी इस तरह के इल्जामों में कई लोगों को उठाया जरूर गया, लेकिन बरसों बाद वो बेगुनाह साबित हुए। मैं नहीं समझता हूँ कि ISI और उस जैसी जो तंजीमें हैं वो हिंदुस्तान के अंदर इतनी एक्टिव है। ये और बात है कि कुछ लोगों की ने इस तरह से उसको पेश किया है कि इस तरह से हवा बना के पेश किया है कि जैसे कि उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये खाने में नमक से भी कम है। दाइश का प्रभाव भारत में मेरी समझ से कुछ भी मुझे नज़र नहीं आता, और अखबारों में या और जगह पर उसकी कारकर्दगी कहीं नज़र आती है। तो हो सकता है आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए लोग उसे फैला रहे हों, लेकिन वो खुदी तौर पर कोई काम करती हुई बिलखुसूस यहाँ नज़र नहीं आती, जबकि हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला इससे पहले कह भी चुके हैं कि यहाँ इसका कोई वजूद नहीं है। नहीं, हम समझते हैं कि ISI का प्रभाव भारत में बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आता, ना कहीं है और ना कहीं कोई भारत का नौजवान ISI से जुड़ा हुआ है, ना जुड़ रहा है और ना जुड़ने की तैयारी में है, ना कभी इंशाल्लाह जुड़ेगा। भारत में उसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता। मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं नजर नहीं आता। इंडोनेशिया को छोड़ दिया जाए तो आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान सबसे ज़्यादा रहते हैं। यही वजह रही कि IS लगातार इस कोशिश में लगा रहा कि यहाँ के मुस्लिम नौजवानों को बरगलाया जाए और आतंकवादी संगठन से उनको जोड़ा जाए, लेकिन उसको यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को कई बार दोहराया भी। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों अलग अलग सियासी पार्टियां इस मसले पर सियासत करती हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत कैसे इस मसले से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। ISIS के मुद्दे पर दावे कई किए गए, लेकिन यह भी सच है कि आज तक अदालत में कोई मुजरिम साबित नहीं हो सका। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि आतंकवाद के मुद्दे पर वो किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं करेगी। हालांकि ये भी सच है कि पहले सिमी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और दूसरी तंजीमों से वास्ता रखने के जुर्म में भी लगातार मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी होती रही और इसमें कई पर जुर्म साबित हुए तो कई बरसों तक बेगुनाह होते हुए जेल में रहे। जब से सीरिया और इराक में ISIS ने लोगों का कत्लेआम शुरू किया, तब से दुनिया भर में ऐसे लोग भी ज़्यादा एक्टिव हो गए जो इंटरनेट पर ISIS से जुड़ी वीडियो को न सिर्फ देखते हैं, अलबत्ता IS की सोशल एक्टिविटीज़ पर भी उनकी नज़रें रहती हैं। ऐसे लोग सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों में आते हैं
और कई गिरफ्तारियां इस बात को दिखाती भी है। हालांकि आरएसएस की मुस्लिम इकाई मुस्लिम राष्ट्र मंच से जुड़े शोएब कासमी कहते हैं कि भारत में कभी मुसलमानों को परेशान नहीं किया जाता और न ही भारत के मुसलमान ऐसी किसी तंजीमों के बहकावे में आते हैं जो मुल्क के लिए खतरा पैदा करे। यही वजह है कि ऐसे वाक़े मुल्क भर में कहीं नज़र नहीं आते, जिससे ISIS जैसे संगठनों को मुल्क में पनपने का मौका मिलता। भारत हमारा एक ऐसा मुल्क है दुनिया के अंदर कि जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान सबसे सुकून से रहते हैं, अमन व अमान शांति से रहते हैं, और गरीब भी हैं, मालदार भी हैं, परेशान हाल भी हैं, और तमाम हालात से गुजरते भी हैं। उसके बावजूद चाहे वो अलकायदा हो, चाहे ISIS हो, या और दहशतगर्द तंजीमें जिन्होंने दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर जो है मुस्लिम ममालिक हों, इराक़ हो, सीरिया हो, अफ़गानिस्तान के अंदर जो है तरह तरह के वाक़यात किए, हिंदुस्तान का मुसलमान इनसे कहीं मुलविस नहीं हुआ। गुर्बत के बावजूद, तमाम ऑफ़रों के बावजूद भारत का मुसलमान इक्का दुक्का कोई वाक़या हो गया हो तो बात अलग है, मगर मेजर तौर पर यहाँ का मुसलमान आज तक आतंकवादी गतिविधियों के अंदर शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता है कि वतन से मोहब्बत के क्या मायने हैं, इस्लाम ने वतन से मोहब्बत की क्या जो है भूमिका बताई है, इस्लाम वतन से मोहब्बत को कितनी अहमियत से देखता है। इस सब के बीच दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सीनियर सहाफ़ी ज़फ़रुल इस्लाम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि किसी ख़ास मज़हब की वजह से लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से केस हैं जो दिखाते हैं कि तासुब होता है, लेकिन ISIS के मामले में सरकार खुद ही इनकार करती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस तंजीम से कोई राब्ता रखने की कोशिश कभी नहीं करता और ना ही उसने की। ऐसे में साफ हो जाता है कि भारत के मुस्लिम वतन परस्त हैं और उन्हें मालूम है कि देश के लिए क्या सही है और क्या गलत। बहुत तरह के लोग उसके अंदर हैं। कुछ लोग ये हैं जो कि सऊदी अरब वगैरह में गए हुए थे, अब वो ट्रेस नहीं हो रहे हैं। भाई ये तो बहुत मुमकिन है, भाई वो मुमकिन मर ही गया हो किसी एक्सीडेंट में, किसी को क्या मालूम है। और फिर अगर कोई आदमी इराक़ या सीरिया जाता है तो ज़रूरी थोड़ी कि सिख ली जाता है। और अगर इराक़ और सीरिया कोई हिंदू या कोई सिख जाता है तो आप नहीं कहते ISIS हो गया, मुसलमान है तो फ़ौरन ISIS हो गया। इसलिए मैं इसको बात को नहीं मानता हूँ। इसका इम्कान बिल्कुल है। पहले गवर्नमेंट कहती 10 आदमी इसमें हैं, फिर कहते 13 आदमी हैं, फिर 15 आदमी हैं, आज 100 के ऊपर हो गए हैं। तो अगर 100 भी मान लिया जाए, मैं सिर्फ कह रहा हूँ मान लिया जाए कि 100 जो है ISIS के हिस्सा बन चुके हैं, तो उससे क्या साबित है? 200 मिलियन जो है मुसलमान हैं, 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है, उसमें ये तो नमक भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए उसकी बुनियाद पे पूरी कम्युनिटी को आप जो है ऐसा नहीं कह सकते हैं ये सब जिम्मेदार है। अगर वो लोग हैं, वाक़तन हैं, तो उनको सज़ा दो, उनको फांसी दो, हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती मत फंसाओ उनको। केरल या हैदराबाद समेत कई सूबों से जब भी ISIS से संपर्क साधने के आरोप में कई आरोपियों को पकड़ा गया तो ये सवाल भी उठे कि क्या वाकई IS ने भारत में पैर पसार लिए हैं? क्या उसका संगठन इतना मजबूत है कि भारत के कई शहरों में वो जो चाहे कर सकता है? सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसी तरह से हमेशा चौकसी दिखाई, लेकिन इन दावों में दम कितना रहा ये यकीनन सवाल ही है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी BJP के नेता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करती, ये सबको मालूम है, और सरकार आतंकवाद में किसी मजहब को नहीं बल्कि आतंक को निशाना बनाती है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या हो गई है, तो भारत उससे अछूता नहीं है। इसलिए आतंकवाद के मामले पर पूरी तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, और उस सावधानी में देश के नागरिकों की जान में जोखिम में न डालते हुए जो भी एहतियाती कदम उठाने चाहिए वो उठाने चाहिए, और हमारी सरकार उसको उठा रही है। दहशतगर्दी यूं तो पिछले कई दशकों से दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन 9/11 के बाद इसका खतरा और ज़्यादा बढ़ा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इराक और सीरिया में बढ़े IS को लेकर भी यही कहा जा सकता है कि भले ही IS तमाम तरह के दावे करता रहा हो और कई जगहों पर उसने मासूमों को निशाना भी बनाया हो, लेकिन ये सच है कि भारत में उसकी दाल कतई नहीं गल पाई और भारत के मुसलमानों ने हमेशा उसको मुँह तोड़ जवाब दिया। मुसलमानों के बड़े लीडरों के साथ साथ मजहबी और समाजी रहनुमाओं ने भी IS के खिलाफ हमेशा आवाज़ को बुलंद किया है। मुस्लिम नौजवानों को इस मामले में न सिर्फ समझाया गया बल्कि उन्हें वतन परस्ती की जानिब रुजू भी किया गया।
और अब हालात ये है कि आईएसआईएस भारत के मुसलमानों से हार गया, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों में से एक भारत के मुसलमान आईएस को इंसानियत का दुश्मन करार देते हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि जिसने भी गलती की, वतन से गद्दारी की, उसे सज़ा भी मिली और आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन ऐसा करने वालों की तादाद यकीनन बहुत कम रही। भले ही इराक और सीरिया में आईएसआईएस को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन दुनिया भर में इस आतंकवादी संगठन का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि भारत के मुस्लिम नौजवानों को फिर से आईएसआईएस बरगलाने की कोशिश नहीं करेगा। लिहाजा सतर्क और होशियार रहने की ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ये बात सच है कि दहशतगर्दी पूरी ही दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश की आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा के लिए भी ये खतरा है, पर इसकी आड़ में बेकसूरों को ना सताया जाए, ये तय होना भी जरूरी है। आईएसआईएस के मामले में गृह मंत्री कई बार साफ कर चुके हैं कि भारत के मुसलमानों ने आईएस को हिंदुस्तान में नहीं घुसने दिया और इसके लिए उन्होंने भारतीय मुसलमानों की तारीफ भी की। ये अच्छी बात है, लेकिन सतर्कता और होशियारी हमेशा बरती जानी चाहिए ताकि दुश्मन की कोशिश कभी कामयाब ना हो सके और उसे हर मोर्चे पर हराया जा सके। बहरहाल हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ, कुछ और नए मुद्दे लेकर। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।